लेकिन आपकी पार्टी के और आपके नेता रामपुर के सांसद आजम खान जी तो पिछले 1.5 साल से जेल में हैं और समाजवादी पार्टी का वो एक बड़ा चेहरा है, एक कद्दावर नेता हैं। तो उनकी कमी का क्या प्रभाव देखते हैं आप? जी, मैंने आज़म खान साहब की तकरीरों का एक शेर अभी आपको सुनाया था। हम्म, आज़म खान साहब की तरबियत में 25-26 साल तो मुझे गुजर गए। यानी एक तालिबे इल्म, एक छात्र को, एक विद्यार्थी को लोग जो हैं साहित्य से जुड़ा हुआ इंसान कहने लगे। आज़म खां की पाठशाला जो है वो राजनीति ही नहीं सिखाती है, हमें संस्कृति और जो सत्कार हैं वो भी सिखाती है। आज़म खां साहब बहुत परेशानी के दौर में हैं और मैं एक ऐसा शख्स हूँ कि जो हर दौर में, चाहे चिलचिलाती हुई धूप हो, कड़कड़ाती हुई ठंड हो और या मूसलाधार बारिश हो, मैं हर लम्हे आज़म खां साहब के साथ रहा हूँ। महत्वाकांक्षाएँ राजनीति में होती हैं, सबकी महत्वाकांक्षाएँ होती हैं, मेरी भी महत्वाकांक्षाएँ हैं, कभी उस पर भी मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। लेकिन मेरी महत्वाकांक्षाएँ जो हैं मेरे नेता पे निर्भर करती हैं। मैं अपनी महत्वाकांक्षाएँ अपने नेता को बताऊँगा, लेकिन मेरे नेता आजकल परेशानी में हैं, बीमार हैं। और मैंने 6 दिसंबर 2020 को एक वायरल मेरी वीडियो हुई थी जो अखिलेश यादव जी तक भी पहुंची थी, और मैंने ये कहा था कि मुझे नहीं बल्कि जनता को ये लगता है कि पार्टी उनके लिए नहीं बोल रही है। तो उसके बाद स्थितियां साफ हो गई। हो सकता है मैं गलत हूं उस जगह। अखिलेश यादव जी बाद में बोले आपकी वीडियो वायरल होने के बाद। लेकिन सर, ये सवाल निरंतर खड़े होते रहे हैं, खासतौर पे विपक्ष की पार्टियां ये सवाल खड़े करती रही हैं, चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी हों या फिर ओवैसी जी की पार्टी हो, कि अखिलेश यादव जी आजम खान जी के लिए नहीं बोलते हैं। ये बहुत मतलब कि ये सरेआम ये बातें होती रहती हैं। देखिए, जहाँ तक मैंने अखिलेश यादव जी को स्टडी किया है, अखिलेश यादव जी बहुत ही संजीदा इंसान हैं और आज़म खान साहब के परिवार के प्रति मुलायम सिंह यादव जी भी और अखिलेश यादव जी भी और पूरे यादव बंधु, जिसमें धर्मेंद्र यादव जी का भी नाम लिया जा सकता है, प्रोफेसर साहब का नाम भी लिया जा सकता है, तमाम ही लोग आज़म खान साहब के साथ पूरी तरह से हैं। अच्छा, चूँकि मामला न्यायिक है, न्यायिक मामले में ना तो आप, ना मैं, ना अखिलेश यादव जी कहीं पर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ दिखा सकते हैं। बस जहाँ तक उनके परिवार के प्रति सहानुभूति है अखिलेश यादव जी की, बराबर है और पूरी पार्टी की है। बिल्कुल सर, आपने सही बात कही कि न्यायिक ये मामला चल रहा है, लेकिन जिस तरह से सर प्रशासन की तरफ से यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़ने का जो नोटिस जारी किया गया है, उससे हम देख रहे हैं कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आजम खान जी के जो समर्थक हैं, उनके अंदर एक नाराज़गी है, एक आक्रोश है। कई जगह प्रोटेस्ट, मुरादाबाद में प्रोटेस्ट होता है, रामपुर में प्रोटेस्ट होता है, कल तो जामिया में भी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के दिल्ली में भी जो है कैंडल मार्च लोगों ने निकाला था। तो इस तरह के जो प्रोटेस्ट हैं वो किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, आपने अभी कहा, चूँकि मैं खुद भी अधिवक्ता हूँ, जी। ज़िला न्यायालय से कोई आया हुआ निर्णय जिस पे विचार विमर्श आज़म खान साहब के वकील कर रहे होंगे, और उस विषय में बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो न्यायिक मामला है। एडमिनिस्ट्रेटिव मामला होता तो ज़रूर कुछ ना कुछ कहा जा सकता था। अब सर किस तरह से देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो एक्शन, जो कार्रवाई हो रही है वो लगातार जारी है और जो याचिकाएं हैं वो लगातार खारिज होती जा रही हैं। आजम खान जी के जहाँ शत्रु संपत्ति का मामला हो, उनके बेटे का जो जन्म प्रमाण पत्र से मामला था वो भी खारिज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चुनाव भी आ रहे हैं और आजम खान जी की जिस तरह से एक बहुत बड़ी अहमियत रहती है चुनाव में, वो चुनाव में नहीं रहेंगे। क्या आपको लगता है कि चुनाव से पहले वो बाहर आ सकते हैं, ऐसा कुछ लग रहा है? अपेक्षाओं पे, उम्मीदों पर और आशाओं पर तो दुनिया कायम है। मैं तो यही उम्मीद रखूँगा और दुआ भी करूँगा कि आज़म खान साहब चुनाव से पहले आ जाएं। हम सब लोगों की जिस तरह से वो क़यादत करते थे वैसे ही करें, और बल्कि उत्तर प्रदेश को इस वक्त उनकी बहुत सख्त ज़रूरत है। समाजवादी पार्टी को ज़रूरत है, प्रदेश को ज़रूरत है, हर इंसान को ज़रूरत है। आज के दौर में जबकि किसान परेशान, नौजवान परेशान, मुसलमान परेशान, अगड़ा परेशान, पिछड़ा परेशान, तो इन तमाम परेशानियों के दौर में, और मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का एक वाक्यांश मुझे याद आया कि सरकारें हमेशा ऐसी बनाई जाएं जो रोटी की तरह बदल दी जाएं। राम मनोहर लोहिया जी बहुत ज़्यादा मजबूत सरकारों के पक्षधर नहीं थे, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा मजबूत सरकारें बनती हैं तो वो कहीं ना कहीं तानाशाही का उसमें इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। लेकिन अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं 400 सीटों से सरकार बना रहे हैं, ये तो बहुत मजबूत हो जाएगी। 400 सीटों का तो एक मुहावरे बतौर कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अक्सरियत में समाजवादी पार्टी, वो जो बहुजन समाज पार्टी की जिस तरह से पिछली बार सरकार बनी थी, क्लीन स्वीप किया था, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी भी क्लीन स्वीप करेगी। अच्छा, 3 बार ऐसा हुआ। एक बार बहुजन समाज पार्टी ने क्लियर सरकार बनाई, वो 2007 में, 2012 में हमने क्लियर सरकार बनाई,
2017 में बीजेपी ने क्लियर सरकार बनाई, क्लीन स्वीप होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार मेजॉरिटी के साथ बनेगी। सर यूपी में ओवैसी जी भी आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, और ख़ासतौर पे मुस्लिम इश्यूज़ पर वो बहुत प्रमुखता से जो वो उठाते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को जो है वो बड़ा नुकसान होगा उनके चुनाव लड़ने से। आज किसी बड़े चैनल पे आपने शायद देखा होगा, योगी जी बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब बड़े नेता हैं, उनका जनाधार है। तो कम से कम ओवैसी साहब ने योगी साहब ने ओवैसी साहब का जनाधार बताकर ये स्वीकार कर लिया है कि वो उनको प्रोडक्ट कर रहे हैं, वो उन्हीं का प्रोडक्शन है। अच्छा। ताकि मुसलमानों में ये मैसेज जाए कि योगी साहब जिनको बड़ा जनाधार वाला बता रहे थे, तो उनका जनाधार वास्तव में बड़ा है या नहीं है। यानी एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की मुख्यमंत्री जी ने पॉलिटिकल कोशिश की है। और समाजवादी पार्टी की जिस तरह से मुसलमानों के लिए या किसी भी समाज के लिए कार्यशैली रही है, तो मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम वोट बैंक में से एक वोट भी इधर से उधर होगा। ओवैसी जी कहते हैं कि क्या मुस्लिम हमेशा इस्तेमाल होता रहेगा, वो कब अपने हक की और वो कब सत्ता की बात? ये बात ओवैसी साहब ने कह दी, तो आपने कहा कि ओवैसी साहब ने कह दी। ये बात तो हर एक जानकार और ज़ीहोश मुसलमान के जहन में ये बात चलती है। मैंने ही कहा कि सन 1947 से लेकर आज तक हम सेकुलरिज्म का दामन थामे हुए हैं, लेकिन हिस्से में हमारे बहुत कुछ नहीं आता है और कहीं ना कहीं बस वही तरीक़ेकार, वही तरीक़े पुराने, वही वादे, वही, अब मैं क्या कहूँ, मेरी भी कुछ सीमाएं हैं। आपके चैनल के माध्यम से ज़माना देख रहा है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में भाजपा को वाकई में मजबूत करना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर ओवैसी साहब भाजपा को मजबूत नहीं करना चाहते, तो ओवैसी साहब को यहाँ जब ये देख रहे हैं कि सरकार बदलने वाली स्थिति में उत्तर प्रदेश की जनता लाने वाली है चुनाव के इस माहौल को, तो उसमें वो क्यों हमारा गणित ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। सपा गठबंधन नहीं कर सकती है क्या ओवैसी से? देखिए, ओवैसी साहब चूँकि वन साइड वाला मिशन रखते हैं, मुसलमान हम भी हैं लेकिन हम सेकुलरिज्म, हम मुसलमानों का हमेशा जो लीडर रहा है वो गैर मुस्लिम रहा है। चाहे इंदिरा गांधी की शक्ल में देख सकते हैं आप, जवाहरलाल जी की शक्ल में देख सकते हैं, मोरारजी देसाई जी की शक्ल में, या आज आप अखिलेश यादव जी की शक्ल में देख सकते हैं। हमने तो कभी अपनी कोई जमात बनाई नहीं, और अगर किसी ने हमारी जमात बनाई भी ली तो हमने उसको वोट नहीं दिया। हमसे बड़ा सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट, हम तो अपना सर्टिफिकेट अपने आप को खुद दिए दे रहे हैं। आप बताएं, आपको कहाँ हमने मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया या कहाँ हमने किसी मुस्लिम जमात को आगे बढ़ने का मौका दिया? क्योंकि हम जानते थे कि हिंदू मुस्लिम करके देश और प्रदेश की हालात नहीं बदलने वाली है। जिस नारे के खिलाफ हम खुद ही थे, तो हम क्यों वन साइडेड पार्टी के साथ रहें? हम सेकुलर पार्टी के साथ ही रहते हैं। सर, एक आखिरी सवाल कि पूरा विपक्ष भाजपा को हराने की बात करता है, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव में जो नई पार्टियां आ रही हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो और फिर उधर चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद समाज पार्टी, और इधर ओवैसी जी आ रहे हैं, तो इन पार्टियों में गठबंधन भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है किसी में जो बड़े दल हैं। तो इससे सर नुकसान जो होगा वो गैर भाजपा जो वोट है, एक तरीके से उन्हीं को नुकसान होगा, उनमें बंटवारा होगा। तो फिर किस तरीके से जो है भाजपा को सत्ता से बाहर कर पाएंगे? देखिए, कुछ सालों से मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव रहा है, जहाँ पर जब ज़्यादा पार्टियाँ लड़ती हैं तो वोटर जो है निर्णायक मूड में आ जाता है और ये कहता है कि नहीं, दो में से किसी एक को तय करना है। तो ज़्यादा पार्टियों के लड़ने से जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बीजेपी के ख़िलाफ़ है और मुख्य मुकाबला बीजेपी से ही होना है।